गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत दिन बाद फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का जो ऑप्शनल पेपर है इसको कवर करने का तरीका थोड़ा हम लोग बदलने वाले हैं। हम लोग अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 बोले तो इसका जो है इसमें से हम लोग सिर्फ पेपर 1 का फंडामेंटल यूनिट्स को कवर किए थे, वो भी थोड़ा मोड़ा किए थे। ठीक है, तो सिंस आज मैं सारा मटेरियल्स आप लोग को टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, बोले तो हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी, तो आप लोग के पास अब ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है इसमें टोटल 10 यूनिट्स में जो हम लोग देखे थे, इसमें टोटल 10 यूनिट्स है। पेपर 1 में टोटल हम लोग का कितना 4 यूनिट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और वही पेपर 2 में हम लोग देखेंगे तो इसमें भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। तो ऐसा हम लोग का टोटल 6 यूनिट है। तो ये सब टोटल मिला के हम लोग का 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, इस सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं। तो ये 10 का आप लोग का जो 10 यूनिट है टोटल, ये 10 को आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो अब कैसे हम लोग को पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब नहीं कि हम लोग सब चीज़ को टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे हम लोग पहले का वीडियोज़ में देखे थे कि सबसे पहले हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, फिर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में देखे थे, फिर अगला वीडियो में देखे थे इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। तो इस टाइप का हम लोग अब टॉपिक वाइज नहीं देखेंगे। आज मैं बस आप लोग को बता दूंगा कि अगर पेपर 2 आप लोग पढ़ रहे हो अभी, तो अगर आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो तो क्या क्या आप लोग को कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि कोई आप लोग को बताएगा और आप लोग उसे याद करोगे या समझोगे। आप लोग तो मेंस लिखने वाले हो तो आप लोग को तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस आप लोग पहले भी पढ़े होगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अगर टफ टॉपिक आपको मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। और जैसे आज मैं सोचा हूँ कि पेपर 1 का तो मैं ये थोड़ा मोड़ा कवर कर चुका था, तो अब मैं सोचा हूँ कि जैसे ये जो पेपर 1 है, इसलिए पेपर 1 को देखोगे तो टोटल 4 यूनिट है, जिसमें से ये सब आप लोग ये चारों यूनिट आप लोग पढ़ चुके होंगे मे बी अभी तक, और खुद से भी थोड़ा मोड़ा आप लोग को इसके बारे में पता होगा। पेपर 2 का भी वैसा ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एकदम पीछे से शुरू करता हूँ। जैसे ये वीडियो में इसके रिलेटेड सिर्फ बात करता हूँ, बोले तो ये पेपर यूनिट 6 के रिलेटेड, पेपर 2 का यूनिट 6 के रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस देखेंगे सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उसके बाद देखेंगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड एथिक्स के रिलेटेड कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर ह्यूमन राइट्स एंड इश्यूज उसका देखेंगे। ठीक है, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ एंड लाइफ स्टाइल, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लाइफ स्टाइल के, फिर HIV एंड एड्स का, फिर मिशन लाइफ का। तो टोटल इसमें सब यूनिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब यूनिट हैं। तो और ये सातों का आपके पास मटेरियल है, तो आप लोग खुद से भी पढ़ लोगे, लेकिन मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग रटोगे, क्या रटोगे। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये तो समझने का कुछ है नहीं, ये तो आप लोग बार बार पढ़ रहे हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका डेफिनेशन देखो, ये आप लोग को याद हो ही गया होगा, अभी तक सबको पता है। लेकिन अगर आप कोट कर दोगे कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ब्रुडलैंड रिपोर्ट 1987, तो ये आप लोग का आंसर में थोड़ा एज ला देगा, डेफिनेशन को और अच्छा बना देगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसी के बाद एक लाइन आप लिखोगे कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये ब्रिजेज द गैप बिटवीन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस। तो इससे बेटर आप लोग का कुछ भी अगर डेफिनेशन आ गया या इंट्रोडक्शन आपको देना है तो इससे बेटर आप क्या बोले, आपको रटना ज़्यादा बेटर है। मैं क्या ही पढ़ाऊँ इसमें। इसका एवोल्यूशन देखो आप, एवोल्यूशन में क्या ही है, 1972 से आप लोग का स्टार्ट होता है। तो ये सारा आप लोग का लिखा हुआ है, जिसमें से आप लोग को इंग्लिश वालों को समझ में आ जाएगा। हिंदी वालों का भी आपका जो है वो आप लोग का मटेरियल में दिया हुआ है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका कोर कंपोनेंट्स देखो, टोटल इसमें 4 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कोर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जाम में आ गया, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो राइट अबाउट दी कोर कंपोनेंट्स ऑफ या व्हाट आर दी कोर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
तो उसमें आप लोग को ये चीज़ याद रहना चाहिए कि टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 3 मेन है, 1 2 3 मेन है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। पर आप इसको जो लिखोगे तो थोड़ा तो एक्सप्लेन करोगे ना, तो आप एक्सप्लेन करोगे तो देखो वर्ड्स कैसे यूज करना है। हर जगह है कि आपका रिसोर्सेज को बचाना है, लेकिन कैसे? बाय कंट्रोलिंग। जैसे अगर आप सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें क्या लिखोगे? बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, यूजिंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये सब आप लोग को याद करने से ना है, मैं ये तो बता नहीं सक क्या, मैं इसको क्या समझाऊँ इसमें। आप लोग पढ़ो और याद करो सारा चीज़ बस। इकोनॉमिक में देखना, इसमें क्या था? बाय कंट्रोलिंग क्या? ये 3 चीज़। लेकिन आप इकोनॉमिक में देखना, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में ये दूसरा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इंश्योरिंग फेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सपोर्टिंग ग्रीन जॉब्स एंड इनोवेशन। तो ये सब आप लोग को वर्ड, आप लोग को जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक आप लोग को याद कैसे होगा? तो इसे आप लोग खुद करो। सोशल सस्टेनेबिलिटी में अगर थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो एज मिलेगा, तो इसको भी अगर आप एज पाना है तो उसको याद करना पड़ेगा। तो ये लाइन देखो, इंश्योरिंग सोशल इक्वलिटी, एक्सेस टू बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। ठीक है। और एक है कि आपका कभी कभार लोग यूज करते हैं इसको कि इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी को भी। ठीक है। तो अगर आपको मन रहेगा तो ये भी पॉइंट को आप लोग ऐड कर सकते हो। लेकिन आप ही देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप लोग को पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना ही कुछ लाइंस आप लोग को लिखने में कितना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए आप लोग इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो और रटो। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल बार बार इन्वायरमेंटल साइंस बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका प्रिंसिपल्स देखो कितना बेटर है। आप लोग को एक बार पढ़ोगे तो ध्यान में तो रहेगा, एमसीक्यू होता तो इजीली कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे पहला प्रिंसिपल है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिसोर्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप डालोगे तो क्या डालोगे? एवॉइड ओवर माइनिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्राउंड वाटर का। ठीक है। दूसरा देखो इंट्राजेनेशनल, ये इंटर था, ये इंट्राजेनेशनल इक्विटी, मतलब कि आपका जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए इन प्रेजेंट जनरेशन में। ठीक है। जैसे इंक्लूसिव पॉलिसीज़ फॉर रूरल पुअर एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है। इसी टाइप का आपको आगे पढ़ते जाओ। जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब कुछ भी चीज़ हो उसको प्रिवेंट पहले करने का ट्राई करो कि उसे होने ना दो। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक है। पॉल्यूटर मस्ट बी बियर कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। जो भी आपका पॉल्यूट फैला रहा है, कोई मान लो एक फैक्ट्री कर रहा है, तो वो रेस्पॉन्सिबल उठाए कि किसी तरह वो इस डैमेज को कम कर सके। जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिक्वायर्स टू ट्रीट एफ्लुएंट्स, मतलब जो भी आपका गंदगी निकल रहे हैं वो सब को ट्रीट करके ही इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भेजना चाहिए। तो ये सब रेस्पॉन्सिबल उठाने लगे, तो ये सब प्रिंसिपल्स है। तो टोटल आपका कितने प्रिंसिपल्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आप एग्ज़ाम में कम से कम तो 5 लिखोगे ना, तो ये सब आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ना याद रहेगा। ठीक है। आगे देखो, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट्स, अगर आपको मतलब कुछ आ गया उसमें लिखने, या कुछ भी टॉपिक आ गया तो अगर उसमें कुछ लिखना हो तो ये आप लोग को पूरा याद करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा आप लोग इसको याद कर लो तो काफ़ी है। ये आप लोग का एमसीक्यू में आप लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है। इसका क्या क्या मतलब चैलेंजेज है वो सब देखते हैं। ठीक है। नॉर्मल सा है, आप इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंजेस खाली आप रीड कर लो, काफ़ी है, इसमें कुछ नहीं है। इंडिया का मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं ये सब आप लोग को थोड़ा याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग को कोट करने में ईजी हो जाएगा। ये सब आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन आप जो देखो प्रिंसिपल देखे, कोर प्रिंसिपल्स देखे, फिर आपका डेफिनेशन देखिए, वो सब तो याद करना पड़ेगा, और ये सब भी आप लोग को याद करना पड़ेगा सो दैट कि आप लोग को जो भी आंसर लिखोगे उसमें थोड़ा एज मिलेगा। अब यहाँ देखो रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको आप लोग एकदम अच्छा से कर लो। ठीक है। 1-2 आप लोग का जजमेंट्स हैं, ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा सो दैट कि आप लोग बेटर लिख लो। लेकिन इतना डीप आप लोग को करने का ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर
ये तो इन्वायरमेंटल साइंस तो मैक्सिमम लोग ले रहे हैं ना, तो आपको बेस्ट आंसर लिखना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंशन। ठीक है, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब हम लोग क्या बोले उसको बोले तो अचीव करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग अपना सकते हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस फैला सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट करें, ऐसा नहीं कि सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस लाना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम को और इन्हेंस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका देखो 5 टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसी का आप अंदर का पढ़ोगे तो ये सब आप लोग का एज कर देगा। ठीक है, ये सब आप लोग को थोड़ा एज प्रोवाइड करेगा, तो इसे बार बार आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, केस स्टडीज़ आप लोग देख सकते हो थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो केस स्टडीज़ क्या है, जैसे सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है, ये पहला स्टेप है इंडिया तरफ से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर स्टेप बोलो तो जैसे फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, प्रोमोट्स क्या करता है, ये प्रोमोट्स नेचुरल फार्मिंग, इको टूरिज्म एंड सॉइल हेल्थ। दिल्ली मेट्रो का देखो यूजेज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। दूसरा तीसरा देखो ये सब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल में बहुत ही अच्छा से लिख सकते हो, जैसे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहाँ किया जा रहा है, अरावली हिल्स में। ठीक है, कैसे, थ्रू कम्युनिटी एंड एनजीओ एफर्ट्स, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। इसी को अगर आप थोड़ा कंक्लूजन टाइप में कुछ लिखना चाहते हो तो ये है। ठीक है, और कुछ कोट करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, बन की मून का जो है इसका एक कोट था, देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लानेट बी। ये आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप याद क्या क्या करना चाहोगे, तो सबसे पहले आप देखो ये करो याद। ठीक है, एक सेकेंड, यही 3 मेन है, कोर कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंडिया के कुछ आप ये कर लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंजेस इंडिया का में क्या क्या है ये थोड़ा देख लो, फिर पॉलिसीज तो 1-2 देख लो बस, बाकी आप लास्ट का ये जो है केस स्टडीज़ और ये चीज़ आप याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, और ये बन की मून का ये जो स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लानेट बी, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट। इसी टाइप का आप इक्वल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ पढ़ लो। अब इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको जानना है, तो ये देखो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ आर प्लान्ड कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या है ये, प्लान्ड कोर्सेज ऑफ एक्शंस है, स्ट्रेटजीज हैं एंड प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चीज़ आपको कितना बेटर वे आप लोग का बोले तो थॉट प्रोसेस बिल्ड करते जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लो। अब एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को सारा रट लेना है जितना भी ये दिया हुआ है। ठीक है, एवोल्यूशंस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ इंडिया, कैसे टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ अलग अलग वे का इंडिया में बनते गया है, वो आप देख सकते हो, ईजी सा है। ठीक है, मेजर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ इन इंडिया, क्या क्या मेजर हैं। ठीक है, पहला आपका NEP है जो हम लोग पढ़ते भी हैं, इसका की फीचर्स थोड़ा देख लो। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का है, जिसके तहत हम लोग का 33% फॉरेस्ट कवरेज है, मतलब करना है हम लोग को, और 66% आपका हिली रीजन में। तो ये सब आप लोग रीड कर लो। ठीक है, कुछ वैसा खास है नहीं, लेकिन हाँ नेशनल ये जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ है तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है, और कुछ जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं बोले तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, वो सब आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन जानो, इसका ऑब्जेक्टिव जानो, देन आपका इसका टूल्स यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो भी होते हैं वो सबको क्या कैसे क्या क्या टूल्स हम लोग इंडिया में अप्लाई करते हैं वो थोड़ा देख लो। ठीक है, आगे देखो रोल ऑफ जुडिशरी इन पॉलिसी स्ट्रेंथिंग, ये कुछ खास है नहीं। चैलेंजेस देखो, इसका मेन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी का क्या क्या आप देखोगे, पहला ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन तो देख ही लिए थे आप लोग। ठीक है, डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव, देन इसका चैलेंजेस एकदम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये सब आप लोग को
पूरा मतलब बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसमें क्या है कि जितने भी पॉलिसी बनते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला इशू होता है वीक एनफोर्समेंट। बोले तो आपका जो होता है ना, सही से वो चीज़ लागू ही नहीं होता है जितने भी पॉलिसी आते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट और कंजर्वेशन गोल्स, या तो मतलब या तो डेवलपमेंट कर लो या तो कंजर्व कर लो, इसमें आप लोग का थोड़ा बकझक मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, ये दोनों के बीच में नहीं होता है। पुअर पब्लिक अवेयरनेस, आदमी लोग में अवेयरनेस नहीं है इन्वायरमेंट के रिलेटेड। लिमिटेड फंडिंग एंड इन्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ लोकल, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। फिर लोकल लेवल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, डेफिनेशन हो गए हैं, चैलेंजेस हो गए हैं, और ये सबको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या अपना सकते हैं, या तो हम लोग का जो भी इन्वामेंटल पॉलिसीज़ हैं इसको हम लोग और कितना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोले तो बेनिफिशियल उसको और इम्प्लीमेंट अच्छा वे से करने के लिए, या इन्वामेंटल पॉलिसी पे ध्यान देने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें है पहला, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इतना 4 टॉपिक तो आपको मेजरली करना ही पड़ेगा, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। और बाकी जो सब था वो सब आप लोग के लिए MCQ या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए वो सब आप लोग याद करके डाल सकते हो अपना आंसर पे कहीं पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू ऑल सेक्टरल पॉलिसीज़, ठीक है। इंटीग्रेट क्या करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। कुछ भी टेक्नोलॉजी लाओ जो आपका क्लाइमेट रेजिलियंस हो, ठीक है। प्रोमोट साइंस बेस्ड डाटा ड्रिवेन इन्वायरमेंटल प्लानिंग, साइंस बेस्ड एंड डाटा ड्रिवेन आपका इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हो। तो इसी टाइप का आप पढ़ लो, बहुत सही से मतलब अच्छा पॉइंट से आप लोग इसे याद कर लेना। और भी आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो आप लोग एड ऑन करते जाना, ठीक है। फिर इसका आप लोग कुछ लिखना चाहते हो बोले तो एज ए कंक्लूजन टाइप तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। ये सब हम लोग डीपली कवर कर रहे थे, ठीक है, यूनिट वाइज। लेकिन अभी तक हम लोग दो सब यूनिट कवर कर चुके हैं। हम लोग हर वीडियो में एक ही सब यूनिट को कवर करते थे पहले, ठीक है। अब आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका आएगा, ठीक है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। फिर ये सबसे पहले तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एथिक्स, आपका ये तो क्वेश्चन 100% आएगा। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो इसका डेफिनेशन आप लोग देख लो। इन्वायरमेंटल एथिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ फिलोसफी, ये क्या है, अ फील्ड ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड। समझे आप, ठीक है। मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये क्या है, मॉरल रिलेशनशिप है, ठीक है। किसके किसके बीच, ह्यूमन एंड नेचुरल वर्ल्ड के रिलेटेड, ठीक है। कैसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। डज ट्रीज, रिवर्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम हैव इंट्रिंसिक मॉरल वैल्यू, क्या ये लोग के मतलब पेड़ हो गए, रिवर हो गए, जानवर हो गए एंड इकोसिस्टम हो गए, इन लोग का मतलब कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं अपने अंदर में। व्हाट आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन, हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के में क्या ड्यूटी है हम लोग के उन लोग के लिए, तो ये सब आप लोग देख लो, ठीक है। इट गोज़ बियॉन्ड लॉ एंड साइंस टू फोकस मॉरल रीजनिंग, वैल्यू बेस्ड कंजर्वेशन एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्वायरमेंटल डिसीजंस, ठीक है। ये आप लोग का मतलब बियॉन्ड लॉ एंड साइंस है कि हम लोग का मॉरल रीजनिंग क्या होता है, फिर वैल्यू बेस्ड कंजर्वेशन होना चाहिए, या जो भी है ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स, क्यों ज़रूरी है, पहला देखो, मॉडर्न डेवलपमेंट हैज़ लेड टू क्लाइमेट चेंज, मास एक्सटिंक्शन, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, ये हो चुका है। इसीलिए हम लोग को इन्वायरमेंटल एथिक्स चाहिए। अगर हम लोग एथिक्स नहीं दिखाएंगे तो ये चीज़ और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। साइंस अलोन कैन नॉट डिसाइड व्हाट शुड बी डन, साइंस के थ्रू ही हम लोग नहीं बैठे रहेंगे कि हम लोग का कि साइंस में डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग का इन्वायरमेंट बच जाएगा, वैसा नहीं। हम लोग के अपने अंदर जितने भी एथिक्स हैं ये सब जब तक इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स हम लोग नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। एथिकल थिंकिंग क्रिएट्स मॉरल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी, जस्टिस एंड कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। एथिकल थिंकिंग, ओके ना, ये आपका बहुत ही हैवी पॉइंट है। आगे देखो, मेजर एथिकल वर्ल्ड व्यूज, ठीक है। यहाँ से आपका एक डेफिनेशन ये 100% आएगा
ये जितने भी हैं इसमें से 1% 100% आएगा, आप अभी लिख लो, डिफाइन एंथ्रोपोसेंट्रिलिज्म। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी आपका व्यू हो रहा है, मैं ये सारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में होता क्या है कि आपका जो है ना, ह्यूमन को सेंट्रल में रखा जाता है, ठीक है, और नेचर जो है ये आपका साइड हो गया, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ आपका डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसमें ह्यूमन को पहले देखा जाएगा कि क्या ये बेनिफिट है ह्यूमन के लिए। इफ़ है तो वो चीज़ होगा, ठीक है। लेकिन नेचर के लिए हम लोग को ध्यान इसमें नहीं देते हैं। इसमें मेन कौन हो गया, ह्यूमन, बोले तो आदमी लोग। इफ़ बेनिफिशियल है तो वो चीज़ करेंगे। जैसे नेचर एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन, इसका मतलब क्या है कि नेचर मतलब लोगों के लिए ही बना हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो एक्सप्लोटेशन इसमें जस्टिफाइएबल हो जाता है, ठीक है। ये मतलब अगर कुछ मान लीजिए एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, वो एक जंगल के ऊपर से बन रहा है और वो बेनिफिशियल है ह्यूमन बींग के लिए, तो वो बनेगा ही बनेगा। वो बोलेगा कि नहीं नेचर बर्बाद नहीं हो रहा है, वो बोले तो आदमी लोग के लिए बेनिफिट हो रहा है तो आप जंगल काट दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आदमी को सेंट्रल में देखा जाता है। सेंटर में किसको देखा जाता है, आदमी को। बायो सेंट्रलिज्म में क्या देखा जाता है, ऑल लिविंग बींग्स हैव इनहेरेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें लिविंग बींग्स को देखना है, बोले तो प्रोटेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें आपका कौन सेंट्रल पार्ट में आ गया, ये सब एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इको सेंट्रलिज्म में आ गया आप लोग का इकोसिस्टम, लैंड, रिवर्स, माउंटेन, ये लोग का भी राइट्स है। इसमें आप लोग का ये लोग के बारे में, इन लोग को सेंटर में रखा जाएगा। इसमें आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इंटायर सिस्टम, नॉट जस्ट एक स्पीसीज का नहीं बात होता है, ठीक है। थियोसेंट्रिज्म, ठीक है, नेचर इज सेकर्ड एंड डिवाइन क्रिएशन। इस थ्योरी का मतलब क्या होता है कि नेचर एक सेकर्ड है, बोले तो इसका हिंदी वर्ड में क्या बोलूँ, बोले तो पवित्र से भी पवित्र है, एंड डिवाइन क्रिएशन है, ये भगवान का देन है। रिलीजियस ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है। ये हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग सेंटर को मतलब नेचर को बचाएं। ये आपका थियोसेंट्रिज्म का डेफिनेशन है, मतलब इस थ्योरी का मतलब, इस व्यू का मतलब यह होता है, ठीक है। इसी टाइप का आप इको फेमिनिज्म देखो, लिंक्स एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर विथ पैट्रियार्की, बोले तो कॉल्स फॉर इक्वालिटी बेस्ड नर्चरिंग रिलेशनशिप विथ अर्थ, इसमें होता है, ठीक है। डीप इकोलॉजी, ये दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चारों में एक ये तो 100% आपका एग्जाम में आएगा। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एथिकल थ्योरीज अप्लाइड टू इन्वायरमेंट। क्या क्या थ्योरीज आपका होता है, जिसमें से ये थ्योरी आपका एग्जाम में आ सकता है 100%। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया तो क्या है, मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। क्या चीज़ मैक्सिमाइज करना है हम लोग को अपना जो भी है वेलबींग को, कैसे, प्रिवेंट पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ये आदमी लोग को ही देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिनिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज किसको करना है, हम लोग का वेलबींग, हम लोग का आगे कैसे बढ़ेंगे वो। प्रिवेंट पॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, पॉल्यूशन को बचाना है हम लोगों को, मतलब पॉल्यूशन कम करना है सो दैट कि ह्यूमन बींग का हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। इसमें ह्यूमन को ही मतलब सबसे आगे रखा जाता है। डिओन्टलिज्म, ठीक है, इसमें ड्यूटी बेस्ड होता है। वी हैव ड्यूटी टू अवॉइड हार्मिंग द नेचर रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेज, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बनाए, लेकिन हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग नेचर को बचाएं, ठीक है। अगला वर्च्यू एथिक्स, तो एथिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो यही सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप कौन सा टीचर आप लोग को ये सब आप लोग को समझा पाएगा आप इतने कम समय में, और आप लोग समझ के क्या करोगे, जस्ट आप लोग रट जाओ, ठीक है, और आप लोग पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा आप लोग को। इनकरेजेज इको फ्रेंडली करैक्टर ट्रेट्स लाइक रिस्ट्रेन, केयर एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है। राइट बेस्ड एथिक्स, ये आप लोग पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इन्वायरमेंटल एथिक्स इन इंडियन कल्चर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप पढ़ लो, ठीक है। ये आप लोग का हर जगह काम आ जाएगा, ये आप लोग को एज मिला देगा।
यह आप लोग का डिवाइन आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगा। जैसे इंडिया हैज़ एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ व्यूइंग द नेचर एज सेक्रेड, अलाइव एंड इंटरकनेक्टेड विथ लाइफ। ठीक है, हम लोग अभी से नहीं, सदियों से हम लोग नेचर को, बोले तो हम लोग का ट्रेडिशन में ही है हम लोग को नेचर को बचाने का। ठीक है, क्या जैसे हम लोग अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं, वाटर को अपा बोलते हैं, फायर को अग्नि बोलते हैं, ये सब हम लोग का टर्म्स था। ठीक है, हम ही लोग का ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, जो ओल्डेस्ट हम लोग का टेक्स्ट है उसी में लिखा हुआ है, द अर्थ इज़ आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रेन। देखो ये चीज़ आप कोट करोगे अगर आंसर में तो कितना बेटर रहेगा। ठीक है, रिलीजियस ट्राइबल एथिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे हिंदुइज्म में पीपल आपका सेक्रेड ट्रीज माना जाता है, रिवर गंगा आपको पवित्र माना जाता है, गाय, ये सब। एक सेकेंड, तो हम लोग का सारा चीज़ बोले तो एंशियंट टाइम से ही है। ठीक है, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, सारा चीज़ में, तो ये आप लोग खाली पढ़ लेना काफ़ी है। ठीक है, मॉडर्न इन्वायरमेंटल एथिक्स इन इंडिया, क्या क्या चीज़ हुआ है मॉडर्न टाइम में। चिपको मूवमेंट आप लोग को पता ही है, साइलेंट वैली मूवमेंट ये जो हुआ था ये भी आप लोग को पता ही है। इसमें क्या हुआ था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ डैम प्रोजेक्ट इन केरला। ठीक है, इसके लिए हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी मेजर था, ये सब आप देख सकते हो। इसमें आप देखोगे मॉडर्न चैलेंजेस, ये इम्पोर्टेंट आपका हो जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट शुड, पहला डिलेमा आपका क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या चैलेंज पहला है क्या कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और डिलेमा इसका क्या हो रहा है, एथिकल डिलेमा आपको क्या हो रहा है आपका कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, शुड रिच नेशंस बियर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन पुअर। क्या जो आपका ये डिलेमा है कि क्या उन लोग को लेना चाहिए या हम लोग जैसा डेवलपिंग कंट्री है या पुअर कंट्री है उसे ये सारा क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मतलब उसे कम करने का ट्राई करेगा। कौन ट्राई करेगा, रिच कंट्री या पुअर कंट्रीज। ठीक है, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, या हम लोग डेवलपमेंट करें या इन्वायरमेंट को बचाएं। एनिमल राइट्स, हम लोग एनिमल का राइट्स का बात करें या हम लोग छोड़ दें वो सब। पॉल्यूशन हो रहा है या बचाएं गांव को, ये मतलब ये आप लोग पढ़ो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये उतना खास नहीं है, लेकिन आप ये सब कुछ केसेस को अब आप कोट करोगे अपना आंसर पे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट एथिक्स। ठीक है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का आप कवर करो, मतलब इसी वीडियो में अभी लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एथिक्स, इस पर कुछ पॉइंट्स आप देख लो, बहुत ही सही सही पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, वही चीज़ फिर से रिपीट हो गया है, थोड़ा इसको रिमूव करना। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स इन पॉलिसी एंड लॉ, ये क्या करता है आपका पॉलिसी और लॉ में, ये प्रोवाइड कराता है मॉरल लेजिटिमेसी टू द लॉ। ठीक है, फिर ये क्या करता है, प्रोमोट्स इक्विटी इन द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकरेजेस वॉलंटरी कंप्लायंस एंड कॉपरेशन, फॉर्म्स बेसिक CSR एंड ECG, ये सब आप लोग याद कर लेना। जैसे अब हम लोग देखेंगे हम लोग का पर्सनल रोल या कम्युनिटी एक्शन में, मतलब हम लोग का पर्सनल या तो कम्युनिटी एक्शन में क्या होता है। जैसे लाइफ स्टाइल चॉइसेस हम लोग का है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल कंजप्शन भी कर सकते हैं। कोई बहुत ही कपड़ा ले लेता है तो मतलब तो रोज़ एक नया ड्रेस ले रहा है तो वो सस्टेनेबल कंजप्शन नहीं है। ठीक है, वेजिटेरियनिज्म आप अपना सकते हो या नहीं भी अपना सकते हो, ये आप लोग का लाइफ स्टाइल चॉइसेस है। यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट पब्लिक, सब कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे चलने की जगह ट्रांसपोर्ट पब्लिक भी यूज कर सकते हो, तो इससे आपका लाइफ स्टाइल चॉइसेस दिखता है। कम्युनिटी में क्या होता है कि वेस्ट सेग्रीगेशन आप कर रहे हो कि नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हो कि नहीं, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ये सब आप लोग कम्युनिटी लेवल पे किया जा सकता है। पॉलिसी एडवोकेसी, यूथ लेड क्लाइमेट स्ट्राइक्स होना चाहिए, लेकिन आज तक अभी एक भी नहीं देखोगे आप, वैसा कुछ खास होता नहीं है। सिटीजन पेटिशंस आना चाहिए, मतलब लोग खुद से जाके पेटिशन डालें, इस टाइप का आप लोग, मतलब ये सब आप आंसर में डाल सकते हो। लोकल कंजर्वेशन मूवमेंट्स होना चाहिए, जैसे चिपको मूवमेंट वगैरह हुए थे। लास्ट में एनवायरमेंटल एथिक्स में आप क्या लिखोगे, ये लाइन आपका लिखा हुआ है, फिर एक लाइन है इसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू अर्थ,
किसने दिया है ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखो, पहला तो रोल आप ये देख लो, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स ये देखो आप। फिर आप देखो ये वाला पार्ट, मॉडर्न चैलेंजेस एंड एथिकल डिलेमा, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आपका जो ये सब डेफिनेशंस आप देखे थे, ठीक है, ये आप लोग कोट कर सकते हो, ये आप लोग खाली जान लो। ये वाला एथिकल थ्योरीज, ये थ्योरीज से आपका इसका डेफिनेशन डिओन्टोलिज्म या तो फिर यूटिलिटेरिज्म में एक आएगा ही आएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, मेजर एथिकल वर्ल्ड व्यूज़ में एंथ्रोपोसेंट्रिनिज्म या तो बायोसेंट्रिनिज्म या तो थियोसेंट्रिनिज्म या तो फिर इको सेंट्रिनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसका डेफिनेशन ही पूछेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये, या तो एमसीक्यू में पूछेगा या तो आपको बोले तो उसके व्यू में पूछेगा, क्या उसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में। फिर नीड ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, ये आप याद कर लो, और एक ये आपका तो डेफिनेशन याद करना ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है ह्यूमन राइट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, डेफिनेशन दिया हुआ है, लिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट, ठीक है, ये आप लोग देख लो। फिर आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये टॉपिक उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया, सॉरी, आगे देखो वल्नरेबल ग्रुप्स अफेक्टेड इन इन्वायरमेंटल इनजस्टिस, ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें। ये चीज़ को आप लोग को जो आपको इम्पोर्टेंट लगे इसको कर लेना। मेरे को तो ये सब यूनिट ही उतना यूनिट नहीं लग रहा है, बट हाँ इस पे भी आपको एकदम प्रॉपर आपका नोट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। आगे देखते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड लाइफ स्टाइल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं तो थक गया, पता नहीं क्यों इतना जल्दी है। कौन मतलब आप देख रहे हो ना, एक यूनिट को कवर करने के लिए कितना ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना है, तो इसीलिए आप लोग खुद से पढ़ो और जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करो, ठीक है। इसमें से आपका ये स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, ठीक है। वर्ड मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ है, फिर लाइफ स्टाइल का डेफिनेशन आप कर लो, जैसे लाइफ स्टाइल रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ कंजप्शन रिसोर्सेज एंड मोबिलिटी डाइट एंड टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट जनरेशन प्रैक्टिस बाय द इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़। तो ये सब आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं है, ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है। ट्रेंड्स वगैरह ये क्या है, इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, जैसे प्रेशर ऑन दी नेचुरल अर्थ, इन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है रिसोर्सेज पे, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अनसस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक है, जैसे वो तो ठीक है। अब देखो इसमें अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। एनर्जी इंटेंसिफाई लाइफ्स, जैसे एसीज, ये सब आपका रेफ्रिजरेटर, प्राइवेट कार, इंक्रीजेज फॉसिल फ्यूल यूज, ठीक है। एनर्जी वेस्टेज थ्रू एफिशिएंट अप्लायंसेज, ठीक है। कंज्यूमरिज्म, मतलब आप खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, आप थक ही नहीं रहो, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे। डाइटरी हैबिट्स, खाने में आप लोग इतना खा रहे हो कि मत पूछो, ये सब आप लोग पढ़ोगे इजीली हो जाएगा। जैसे डाइटरी हैबिट्स आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीट बेस्ड डाइट्स रिक्वायर मोर लैंड वाटर, प्रोड्यूस मोर ग्रीन हाउस गैसेज देन द प्लांट बेस्ड डाइट। तो आपका कौन सा डाइट बेटर है, प्लांट बेस्ड डाइट। लेकिन ये सब चीज़ आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको रटना पड़ेगा ना ये सब चीज़, ये सब लाइंस को, तो आप मेहनत करो। आगे देखो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, ठीक है, ये सब आपका सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स हैं, क्या क्या, ये 6 आपको याद कर लेना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। रिड्यूसेज रीयूज़ एंड रिफ्यूज़ रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिफ्यूज़ क्या करोगे आप,
ये तो रेड्यूस पता है कि कम करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। रिफ्यूज क्या करोगे, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा कंजप्शन नहीं करना है, रिफ्यूज करो एक्स्ट्रा चीज़ को, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, साइकिलिंग वॉकिंग करो, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करो आप, वेस्ट सेग्रीगेशन करो एंड कंपोस्ट आप एट सोर्स ही कंपोस्ट आप बनाओ जहाँ पे होता है वहीं पे ही, कहीं और ना ले जाके। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करो, ठीक है, जैसे क्लॉथ बैग्स का यूज करो, टेराकोटा मतलब टेराकोटा टॉयज बोले तो मिट्टी का बना हुआ टॉयज का यूज करो या मूर्ति का यूज करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल या जो भी होता है ये सब चीज़ की जगह। नेचुरल डाइज का यूज़ करो, क्योंकि ये मतलब सिंथेटिक डाइज तो आपका बोले तो वाटर क्वालिटी भी बर्बाद करता है, प्लस जहाँ पे ये इकट्ठा होगा वो बोले तो उस रीजन को भी वो ख़त्म कर देता है। कंसियसनेस, कंजप्शन एंड मिनिमलिज्म, ठीक है, ये चीज़ करो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब अब याद कर लेना। इंडियाज रेस्पॉन्स टू पॉपुलेशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, इंडिया क्या क्या किया है, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हो। ये पॉलिसीज़ है, ये सब आपको ये सारा याद नहीं करना है, आपको कुछ कुछ याद रखना है इसमें से ये एफ वाला पॉइंट में, सो दैट कि आप उसको आंसर में अच्छा से लिख सको। आगे देखो, मिशन लाइफ जो इंडिया का स्टार्ट किया गया है, ये मिशन लाइफ हम लोग को पढ़ना भी है, एकदम लास्ट टॉपिक है ही हम लोग का, तो ये भी आप देख सकते हो। मिशन लाइफ का मतलब ही होता है कि आपका जो भी है लाइफ स्टाइल थीम्स को आपको बदलना है, सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके या कुछ भी चीज़ को मिनिमम यूज कर सके। रोल ऑफ ह्यूमन इन इतना खास नहीं है। फ्यूचर चैलेंजेस ये इम्पोर्टेंट है, ये आप सारा याद कर लेना, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन टाइप का कुछ लिखना हो तो आप ये कोट भी कर सकते हो, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं HIV एड्स का, इसमें आपको क्या समझाना है बताओ। ये आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेना, ऐसे इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा मैं लास्ट में बताता हूँ। नेचर ऑफ डिजीजेज, ये देख लेना कि ये HIV एड्स जो है इसका नेचर क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ HIV होने पे क्या क्या होता है, हेवी बर्डन हो जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ऑन वर्कफोर्स हो जाता है, फिर आपका इन्वायरमेंटल लीकेज, ये जो वर्कफोर्स है ये तो आपका JPSC प्रीलिम्स में भी आया अभी का एग्ज़ाम में कि वर्कफोर्स का क्या होता है डेफिनेशन, मतलब इंडिया में क्या ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल लिंकेज, ठीक है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ बताने का खास है नहीं, मैं जल्दी से अगला टॉपिक का भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तो आपका पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चैलेंजेस आप देख लेना, फिर ये भी देख लेना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं मिशन लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको 100% आप लोग कर लेना। मिशन लाइफ को 100% आप लोग अच्छे से इसको रट लेना, ठीक है, ठीक है। लाइफ इज़ अबाउट टर्निंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इनटू अ मास मूवमेंट गिवन बाय हुम, आप समझ सकते हो, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये लाइफ, ये क्या है, मिशन लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। अ ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 20 अक्टूबर 2022 इन पार्टनरशिप विथ किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, ठीक है। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म, ये देखो, ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियर, ठीक है, टुवर्ड्स एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, emphasizing that the solution to environmental crisis lies not only in policies or technologies but changing the way in life, मतलब द वे वी लिव, बोले तो हम लोग कैसे जीते हैं इसमें चेंज लाने पे ही हम लोग का मतलब इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग का डे टू डे लाइफ से ये चीज़ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा लाइन सारा याद कर लेना, ठीक है। कोर फिलोसफी क्या है ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे देखो, की सेक्टरल टारगेट्स, ये उतना खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। लाइफ स्टाइल एंड क्लाइमेट चेंज, लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिशन और क्लाइमेट चेंज कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये देखना, ठीक है। ये जो मिशन लाइफ है, इंडियाज़ NDCs जो है अंडर, मतलब ये जो साइन किया है इंडिया
बोले तो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, इसको आपको अचीव करने में ये चीज़ हेल्प करेगा लाइफ मिशन, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका फिर, कि इम्प्लीमेशन ऑफ द लाइफ मूवमेंट व्हाट चैलेंजेस इट मतलब इट फेसेस, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो पहला बिहेवियर रेसिस्टेंस है, मतलब आदमी लोग चेंज करना ही नहीं चाह रहे हैं, अपना हैबिट जैसा है उसी टाइप का रहेंगे, अपना लाइफ स्टाइल कुछ बदल के हम लोग कुछ भी चीज़ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए मतलब अपनाएंगे ही नहीं जल्दी, ठीक है। पहला तो है बिहेवियर ही रेजिस्टेंस करता है आदमी का, दूसरा अवेयरनेस नहीं है आदमी लोग के बीच में, दूसरा तीसरा अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अब आप बोलोगे कि आप लोग जूट का बैग यूज करो, ठीक है, लेकिन गांव के आदमी लोग के पास उतना पैसा नहीं है, जूट का बैग महंगा मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अफोर्डेबिलिटी इशू भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इको फ्रेंडली चीज़ें थोड़ा कॉस्टलियर होते हैं। सबको बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खाओ, बट ऑर्गेनिक मटेरियल आप लेने जाओ या ऑर्गेनिक सिर्फ राइस ही लेने जाओ और नॉर्मल राइस लेने जाओ, उसमें प्राइसेस का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यही सब आपका लाइफ का चैलेंजेस है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। पुअर मॉनिटरिंग होता है, फिर कल्चरल लेवल बैरियर्स है, बहुत सारा कल्चरल बैरियर्स हैं, सो दैट कि आपको नया चीज़ मतलब अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस में नहीं लाने देता है वो चीज़ को, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें भी आपका एक चीज़ स्लोगन आपका है, ठीक है, मिशन लाइफ का स्लोगन है, वो है क्या, व्हेन पीपल बिकम प्रो प्लानेट द प्लानेट बिकम्स टू हील बिगिन्स टू हील, मतलब जब आदमी लोग प्लानेट के प्रो प्लानेट हो जाएंगे, मतलब प्लानेट को बचाने के लिए, मतलब क्या इसको बोलेंगे कि व्हेन पीपल बिकम प्रो प्लानेट, मतलब आदमी लोग प्लानेट के लिए जब हो जाएंगे, उसी समय से प्लानेट आपका हील करना शुरू हो जाएगा, मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आप एंड में आप लोग इस टाइप का कुछ लिख सकते हो किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मिशन लाइफ, दूसरा कि ये मतलब इसका चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है ये, ठीक है, मिशन लाइफ क्या चैलेंजेस कर रहा है फेस ये, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये चीज़, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ये इतना चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। इसका कोर फिलोसफी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसी में से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मे बी यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, अब आपको पता चल रहा है ना। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी, ठीक है। तो आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ये सब कैसे, खुद से न पढ़ना है ये चीज़, आपको टीचर कितना आपको समझा पाएगा, अब उतना टाइम है नहीं, अराउंड 44 या 43 डेज है, तो अगर आप लोग इसे पूरा रट जाओगे 15 टू 20 डेज तो बहुत हो गए, 10 से 15 दिन में आप लोग को पूरा सिलेबस को रटना पड़ेगा, सो दैट कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एनकाउंटर कर लोगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक, आपको सिलेबस में स्टिक होना है, आपको सिलेबस से ज़्यादा भागना नहीं है, सिलेबस ही में रहना है। देखो आगे, व्हाट डू ह्यूमन एक्शंस हाउ डू ह्यूमन एक्शंस इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट थ्रू चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न एंड लाइफ स्टाइल। अब इसमें आप पूछोगे कि ये चीज़ कहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो ये तो आपका कहाँ से है, मिशन लाइफ है, यही तो मिशन लाइफ है, ठीक है, मिशन लाइफ, इसी का आपका जो है, इसी का आपको लिखना है, मिशन लाइफ का ही, ठीक है। इसी में से आप लोग को कुछ कुछ निकाल के लिखना है, इसमें कैसे कंजप्शन पैटर्न आपको बदलना है एंड लाइफ स्टाइल, आपको अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा सा मैं बताया था आप लोग को, तो वो सब आप देख सकते हो। 3 प्रैक्टिकल वेज क्या हैं, ठीक है, सो दैट कि इंडिविजुअल कैन रिड्यूस देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगला देखो, ये आप पढ़ लो, डिस्कस द लिंक बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट, अभी जो हम लोग थोड़ा सा पहले देखे थे। हाउ डू इंश्योरिंग द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हेल्प्स अचीव इन्वायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। ये आप लोग रीड कर लेना, तो ये सब आपका इजीली हो जाएगा, पर आप लोग को सारा चीज़ जल्दी से जल्दी कवर करना है। अगला देखो, एक्सप्लेन हाउ एथिकल थिंकिंग कैन सपोर्ट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, illustrate with at least 2 examples, ethical conflicts in decision making,
हम लोग देखे थे ना एथिकल डिलेमास बहुत सारा, तो वहाँ से ये चीज़ आपका हो जाएगा। हाउ एथिकल थिंकिंग कैन सपोर्ट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये हम लोग देखे थे ना वहाँ पे थोड़ा ही देर पहले। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से करो, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इवन इससे ईजियर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोग को रेडी रहना है। व्हाट आर द की इन्वायरमेंटल एंड सोशल चेंजेस फेस्ड इन दी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इशूज़ लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया, हाउ डू दे रिलेट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपका कवर्ड होगा मे बी। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ में बना दिया हूँ, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ नेशनल मिशन वाज लॉन्च टू प्रमोट इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अमंग सिटीजन्स, डिस्कस इट्स गोल्स, ये आपका किसके बारे में बात हो रहा है, मिशन लाइफ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग रेडी करो नोट्स, ठीक है। आगे देखते हैं MCQ, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम में आप लोग को पता है कि कुछ MCQ भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेटेड इंक्लूडेड दी राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट किस में है, ठीक है। तो ये किस में है आपका, आर्टिकल 21। इंट्राजेनेशनल इक्विटी का मतलब क्या होता है, इस टाइप का मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राजेनेशनल इक्विटी इज एसोसिएटेड विथ किसके साथ है, पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पास साथ है, ह्यूमन राइट्स के साथ है, या वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो पूरा वेरी टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन अभी आप पढ़े हो इसीलिए इसे हो, इजीली आप मारोगे किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि कोर फिलोसफी है आपका, कोर मतलब प्रिंसिपल्स ही आता है इसी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही आता है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड इंट्राजेनरेशनल, ठीक है। द मिशन लॉज टू प्रमोट इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल इज मिशन लाइफ, इको फ्रेंडली याद रखना, ठीक है। लाइफ स्टाइल का बात आ गया तो क्या, मिशन लाइफ। इको, ये देखो, द व्यू दैट द नेचर हैज़ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन यूज, ठीक है। नेचर का वैल्यू हम लोग ज़्यादा देते हैं। द व्यू दैट नेचर हैज़ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन यूज इज कॉल्ड इको टूरिज्म, ये रहा, इको टूरिज्म बोलते हैं, इको सेंट्रिज्म, ठीक है। आगे देखो, नोडल एजेंसी फॉर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये सब आपको रीड करोगे तो आप होगा, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है, क्योंकि MCQ भी रहेगा, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इजी सा है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट, इतना सारा जो नोट्स, इतना सारा जो आप पढ़े, ये सिर्फ आपका एक सब यूनिट का है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक यूनिट का है, ये कितना का है, एक यूनिट का मटेरियल है, ठीक है। टोटल ऐसा 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग इसे पूरे तरह बोले तो पेपर 2 में 6 यूनिट है, पेपर टू में 6 यूनिट्स है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग इसको डीपली हम लोग समझते हैं, लेकिन अभी भी मतलब उतना हम लोग को डीप जाने का ज़रूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेपर 2 हो गया। पेपर 1 में आपका कितना है, आपका 4 यूनिट है। पेपर 2 में कितना है आपका, पेपर 1 में आपका कितना है, 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं डाल दिया पेपर 2 का 1 यूनिट का वीडियो डाल दिया, जो लास्ट यूनिट है। मैं फिर अगला इसी का पेपर 2 का सबसे पहले ख़त्म करता हूँ, मैं भी 1-2 दिन में मैं ख़त्म करूँगा, या तो फिर मैं 13 के बाद कंप्लीट कर दूँगा, इसी टाइप का शॉर्ट वीडियोज़ डाल के। अगर आप लोग को बेनिफिट लग रहा है ये मतलब इस टाइप का वीडियो से, या तो फिर आप लोग को कुछ भी इस वीडियो का जो सेक्शन है इसमें कुछ डाउट आ रहा है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी का कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को डाल दो, ठीक है। सो दैट कि मैं इसके रिलेटेड और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 10-11 दिन बाद बनाऊंगा, सो दैट कि सबका क्वेश्चन मतलब आ जाए कि किसके रिलेटेड क्या चीज़ को मेरे को एक्सप्लेन करना है, वो चीज़ मैं उसको एज ए वीडियो फॉर्म में सारा का जो भी डाउट है उसको मैं फिर से एक डाल सकूं। तो ऐसा ही डेडिकेटेड टोटल 10 वीडियोज़ आएंगे। अभी तो ये तो पहला वीडियोज़ है, मतलब और कितने वीडियोज़ आएंगे, 9 वीडियोज़ आएंगे। और फिर हर 9 वीडियोज़ में अगर कुछ किसी का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, मे भी नहीं हो, लेकिन अगर किसी का होगा या कुछ डाउट रहेगा, तो ये 9 वीडियोज़ में जो जो कमेंट करेंगे वो सबका लिए एक वीडियो और आएंगे, मतलब टोटल 20 ही वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। 20 ही वीडियोज़ आएंगे, लेकिन 10 तो फिक्स्ड है
और बाकी जितना भी मतलब एक है, मतलब फिर से जो डाउट होगा तो बाकी 10 हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का अब टाइम है खुद से पढ़ने का, और इतने जो भी लाइन्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल आंसर लिखना है, अगर अच्छा आंसर लिखना है तो ये सब लाइन्स को अच्छा से लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग का बस PDF अपलोड कर दिया हूँ, तो उसी से आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगला वीडियो पे जल्दी मिलते हैं।